मैं मदन साईं बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल जैसे हमने पहले वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने ये पढ़ा कि मानव जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें मुख्य अंगों के रूप में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। किडनी जो है उसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बाद एक पेल्विस भाग होता है जिसमें मूत्रवाहिनी खुलती है। दोनों वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये मूत्रवाहिनी जो है मूत्राशय से जुड़ी रहती है और मूत्राशय जो है मूत्र मार्ग में खुलता है। यानी वृक्क में जो है यूरिया रक्त से क्या होती है, पृथक होती है। यानी यूरिन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, वृक्क में होता है। अब वृक्क जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यानी उसमें रक्त से जो ब्लड है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे यूरिया है उनको अलग करने का कार्य कौन करता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और ये कार्य कौन करता है, ये करता है नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। वृक्काणु क्या होता है, वृक्काणु जो है ये वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और प्रत्येक वृक्क में यानी दो वृक्क होते हैं, एक वृक्क में इनकी संख्या जो है 10 लाख होती है, दोनों वृक्क में इनकी संख्या होती है 20 लाख, ठीक है, 2 मिलियन हो जाएगी। अब इनका कार्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रक्त से यूरिया को पृथक करता है, यानी यूरिन का निर्माण कौन करता है। यूरिन का निर्माण तो कहाँ होता है, वैसे यकृत सेल्स में होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, और इसको रक्त से पृथक कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो हम नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। यानी आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है इसको हमें मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मेलपिगी काय और दूसरा भाग है स्रावी भाग। और ये जो मेलपिगी काय है, मेलपिजियन बॉडी जो है इसके दो भाग होते हैं, एक तो बोमेन संपुट और एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये दो भाग हो जाएंगे। ये जो स्रावी भाग है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है गिरवा, एक होती है समीपस्थें, कुंडलितें, नलिका जिसको पीसीटी भी कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब भी कहते हैं इंग्लिश में, एक है दूरस्थें, दूरस्थ से पहले है हेनले लूप, हेनले लूप, एक होती है दूरस्थें, कुंडलितें, नलिका, डीसीटी, और आगे होता है संग्रह नलिका। ये मुख्य भाग किसके हो जाएंगे, नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेलपिगी काय क्या होता है, बोमेन संपुट क्या होता है और ग्लोमेरुलस क्या होता है। हम क्रमशः इनका डायग्राम बनाते जाएंगे और साथ साथ में अध्ययन जो है वो करते जाएंगे, इनकी विशेषताएं लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इतना भाग जो है, इतनी बातें जो है आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। आगे देखिए कि हैं मेलपिगी काय, मेलपिजियन बॉडी। इसके बारे में हमने पढ़ा कि दो भाग होते हैं, बोमेन संपुट
बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, दो भाग हो गए। तो पहला जो भाग है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट में देखिए, बोमेन संपुट एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इस प्रकार की आपको प्यालेनुमा संरचना बनानी है। सबसे पहले इसका ये अंदर वाला भाग जो है बंद होता है, यानी ये कैसी हो जाएगी, पहले है मेलपिगी काय का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है, बोमेन संपुट। यह है प्यालेनुमा संरचना के रूप में होता है। इसकी भित्ति सल की उपकला कोशिकाओं यानी सेल्स की बनी होती है, सल की उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। अब यहाँ जो आंतरिक जो भित्तीय सल की उपकला कोशिकाएं, यहाँ पर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनको पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। यानी इस यहां पर आगे क्या लिखेंगे, बोमेन संपुट की आंतरिक कला में विशेष प्रकार की पोडोसाइटें सेल्स पाई जाती है। यहाँ पोडोसाइट्स का मतलब क्या है, यानी ये हिंदी में परवर्ध धारण करती है, यानी पेडिसेल जो है धारण करती है। पेडिसेल से क्या बना है, पोडोसाइट्स बना है। अब ये बोमेन संपुट की बात हो गई। तो बोमेन संपुट का की ये जो गुहा है, इसमें क्या होता है कि जो अभिवाही धमनिका है, इसका नाम क्या है, अभिवाही धमनिका। ये जो है रक्त को लाने का कार्य करती है। और जो अफवाही धमनिका है, ये अफवाही धमनिका रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब यहां पर अफवाही धमनिका जो है इफरेंट एरिट्रियोल, ये जो है 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ लगभग 50 जो है इसकी ब्रांचेज हो जाएगी। हम यहाँ पर 2-3 बना रहे हैं। इस प्रकार से ये 50 शाखाओं में विभक्त हो जाएगी। यहाँ इसकी जो शाखाएं हैं, इस शाखा वाले भाग को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये नाम हम इधर लिख देते हैं, इसको कह देंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस आपको बताना कि अफवाही धमनिका जिसका व्यास कम होता है, ये बोमेन संपुट की गुहा में
लगभग 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये क्या है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस केशिका कला, यानी इसका नाम हम लिख दें ग्लोमेरुलस कला, या ये लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस केशिका कला। ये ग्लोमेरुलस केशिका कला और ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं, ये जिस कला का निर्माण करती है, जिस आवरण का निर्माण करती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कला। यानी क्या होगा, पोडोसाइट सेल्स में कौन, ग्लोमेरुलस केशिका कला जो है क्या बनाती है, ग्लोमेरुलर कला या निषेध कला का निर्माण करती हैं। ये जो भाग है, इस भाग में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनका व्यास 500 माइक्रोन होता है। इन्हें सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा या निषेध कला के द्वारा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, निस्यंदन की क्रिया होती है, यानी अविवाही धमनिका के द्वारा रक्त लाया जाएगा, अफवाही धमनिका के द्वारा रक्त को ले जाया जाएगा। यहाँ इसका व्यास क्या है, अधिक है, और इसका व्यास क्या है, कम है। तो जितना रक्त आएगा उतना रक्त जा नहीं पाएगा और यहाँ पर एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। इस दाब के प्रभाव से यहाँ फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, और जो पदार्थ छनेगा उसको निस्यंद कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। अब ये जो बोमेन संपुटी जो है एक छोटे भाग में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। ठीक है, ये दो भाग हो गए, तो हम इसको मिटा देते हैं। स्रावी भाग, स्रावी भाग में पहला क्या है, गिरवा। ये जो छोटा भाग है गिरवा, इसकी जो आंतरिक भित्ति है ये पक्षमाभी उपकला प्रकार की होती है। पक्षमाभी उपकला प्रकार की होने का क्या महत्व है कि यहाँ जो निषेध बनेगा, जो छना हुआ पदार्थ बनेगा, उसको समीपस्थ कुंडलित नलिका में इन्हें पक्षमाभु के द्वारा पहुंचाया जाएगा, यानी आगे इनको धकेलने में सहायक होगी। अब गिरवा जो भाग है एक मोटी कुंडलित नलिका में खुलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इस प्रकार की आपको मोटी कुंडलित नलिका बनानी है। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसकी क्या विशेषता होती है, जैसे ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसकी भित्ति में घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं, और
ये जो घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं, इनमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविल्ली पाए जाते हैं, माइक्रोविल्ली पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, यानी अवशोषण का कार्य करते हैं। जो निषेध था, फिल्ट्रेट था, उससे जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, इनको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, सूक्ष्मांकुर करते हैं। इन सेल्स की और विशेषता क्या है कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाने का क्या महत्व है कि जब यहां सक्रिय अवशोषण की क्रिया होगी, सक्रिय अवशोषण की क्रिया होगी, एक्टिव एडजॉर्प्शन होगा, तो उस दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा कौन प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। तो यहां सक्रिय अवशोषण विधि के द्वारा जो निषेध है उससे 70 से 80% भाग जो है ये अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक अवशोषण की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है, यानी पीसीटी जो है, एक यू आकार की संरचना में खुलती है। ये यू आकार की संरचना में खुलेगी। यू आकार की संरचना, इस यू आकार की संरचना को कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप में दो भुजाएं होती हैं, एक तो होती है अवरोही भुजा। यह अवरोही भुजा किससे जुड़ी होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी होती है। एक होती है आरोही भुजा। अवरोही भुजा जिसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, सेंडिंग लिम्ब। अवरोही भुजा जो है ये क्या होती है, जल के लिए पारगम्य होती है, परमेबल होती है। ये जो है जल के लिए अपारगम्य होती है, अपारगम्य। इसे अवरोही भुजा में सूक्ष्मांकुर, या यूं कह सकते हैं हेनले लूप में जो है सूक्ष्मांकुर नगण्य होते हैं। यहां अवरोही भुजा जो है इसकी आंतरिक भित्ति सल की उपकला प्रकार की होती है। इसकी आंतरिक भित्ति जो है घनाकार उपकला प्रकार की होती है। ठीक है, आगे जो समीप हेनले लूप है, ये हेनले लूप जिस कुंडलित नलिका में खुलेगा उसको क्या कह देंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यानी आगे वाला ये जो भाग है कुंडलित जो नलिका है इसको क्या कह देंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका जिस नलिका में खुलती है उसको कहते हैं संग्रह नलिका। यह संग्रह नलिका हो जाएगी। ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको डीसीटी भी कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति भी घनाकार उपकला कोशिका प्रकार की होती है। यानी इसकी आंतरिक भित्ति कैसी हो जाएगी, घनाकार उपकला प्रकार की। इसकी आंतरिक भित्ति में जो सूक्ष्मांकुर होते हैं
सूक्ष्मांकुर ये नहीं पाए जाते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका एक ओर से किससे जुड़ी होती है? आरोग्यभुजन से। दूसरी ओर किससे जुड़ी होती है? संग्रह नलिका से जुड़ी होती है। अब ये जो संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका एक नेफ्रॉन का भाग नहीं होती, ये कई नेफ्रॉन का भाग होता है। जैसे यहां फिर से कोई कौन जुड़ेगी? डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो जुड़ जाएगी। यानी इससे दूसरा क्या बन गया? दूसरा कौन जुड़ गया? नेफ्रॉन। अनेक नेफ्रॉन इससे जुड़े होते हैं। ये जो संग्रह नलिकाएं हैं, यानी बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर जो नलिका बनाती है उसको कहते हैं बेलेनोई नलिका। अब ये जो बेलेनोई नलिका जो होती है, ये वृक्क जो होता है उसके पेल्विस भाग में खुलती है। किस भाग में? पेल्विस भाग में। और पेल्विस भाग में कौन खुलती है? मूत्रवाहिनी, यानी यूरेटर्स खुलती है। अब यहां हमने पढ़ा कि जो एफरेंट एरेट्रियोल है, ये आगे फिर से शाखित होकर के ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इनके चारों ओर एक जाल बनाती है जिसको कहते हैं परिनलिका केशिका। तो ये परिनलिका केशिका जो है वो किस प्रकार से यहां जुड़ी होती है? परिनलिका केशिका आपको बनानी है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। क्या था ये? दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी। अब आपको ये बनानी है, तो कैसे बनाओगे? यहां से आपको दो प्रकार से इसको शाखित करना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दो प्रकार से शाखित हो जाएगी। एक को आपको इधर से लाना है, दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए, फिर आपको इसके नीचे जो है दो बार ऐसे घुमा देना है ये। फिर आपको हेनले लूप के इसके समानांतर बनाना है। ये समानांतर हो जाएगी। समानांतर बनाने के बाद आपको इसको इस प्रकार से इधर घुमा देना है और इसको यहाँ जो है जोड़ देना है। ये जो नलिकाएं हैं इनको भी यहाँ से जोड़ देना है। दो तीन जगह से आपको जोड़ देना है। ये क्या बन गई? परिनलिका केशिका। परिनलिका केशिका। अब ये जो परिनलिका केशिका जो होती है ये हेनले लूप के समानांतर होती है। ये समानांतर होती है, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है। आगे ये जो परिनलिका केशिकाएं जो होती हैं ये आगे किस में खुलती है? रीनल वेन में खुलती है। और ये जो नेफ्रॉन का ये जो भाग है हेनले लूप जो है ये पाया जाता है मेडुला में।
और ये ऊपर वाला भाग जो है ये कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।